with the first thing कि mass spectroscopy. अच्छा, you have studied a bit of mass spectroscopy, इतनी डिटेल में नहीं एएस के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा था कि जिसमें ना आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते थे और उसमें आप रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करते थे डिफरेंट सब्सटेंसेस की. अच्छा, व्हाट हैपेंस इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज, पहले तो थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि आप सब्सटेंसेस की ना मास फिगर आउट करते हो, बट हाउ डू यू फिगर दैट आउट? यू फिगर दैट आउट कि लेट्स से यू हैव अ मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड देयर इज दिस आयनाइजेशन चेंबर. ये जो डायग्राम वगैरह ना ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, मतलब उसका जो पीछे बैकग्राउंड है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी काम किस तरह करती है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड फिर भी देना पड़ेगा. अच्छा, you take a substance, any substance. Let's say I take a molecule of CH2Cl2. Okay, there's this और उसको ना I place it in the ionization chamber. Do that. Uh, what happens is कि it gets bombarded by electrons. ठीक है, all sorts of electrons are bombarding it, and the molecule changes into an ion. Two things could happen. Uh, the molecule ionizes. ठीक है, that's known as the molecular ion. ठीक है, it's known as the molecular ion. Okay, you get a CH2, Cl2, and plus one ion. So CH2, Cl2, and plus one ion is formed. ठीक है, that's known as a molecular ion. कि पूरा का पूरा molecule जो है ना उसमें कहीं से ना एक इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है ना, that's knocking out electrons in the ionization chamber. तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी नॉकआउट हो गया और CH2, Cl2 plus one ion is formed. Now, एक तो इसमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हर किस्म का आयन फॉर्म हो सकता है. ठीक है, इट्स नॉट प्लस वन, इट कुड बी प्लस टू, इट कुड बी प्लस थ्री, माइनस वन, वो गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स कुड हैपन टू इट व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम bombards a molecule. But we are specifically tuning this entire apparatus to detect this plus one ion. हम सिर्फ plus one ion को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, बाकी कोई भी प्लस टू आयन बन रहा है, प्लस थ्री बन रहा है, माइनस वन बन रहा है, माइनस टू बन रहा है, उनको हम डिटेक्ट नहीं कर रहे. We just focusing on this particular ion. Achha, then what could happen is that this molecule can break down into small pieces. It's getting bombarded by electrons. Uh, so you have a CH2Cl2 molecule, so it could break down into pieces. कहीं से भी टूट सकता है. For example, CCl वाला पार्ट ना टूट के अलग हो गया और वो उस इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर ना इट वुड आयनाइज, इट वुड फॉर्म अ प्लस वन आयन. या फिर कोई Cl एटम टूट के अलग हो गया, इट वुड फॉर्म अ Cl प्लस वन आयन. ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर से CH2 टूट के अलग हो गया. So that's called fragments, that the whole molecule could break into pieces when you bombard it with electrons. So you would get all sorts of fragments. These are known as your fragments. तो हर तरह का पीस जो है ना उस बड़े मॉलिक्यूल का ना वो टूट के आपको यू कैन डिटेक्ट दैट. So what are the pieces? You could have Cl plus one, you could have CH2 plus one, you could have CCl2 plus one. हो सकता है कि सिर्फ एक C और Cl टूट के अलग हो गए, तो you could get CCl plus one. और ये जो ब्रेकडाउन होगा ना, that's going to be completely random. It won't have any uh, uh, मतलब it depend करता है इलेक्ट्रॉन बीम किस तरीके से bombard कर रही है उसको. So this could be completely random. But you would get all sorts of tiny pieces. हो सकता है कार्बन का एटम अकेला ही टूट के अलग हुआ हुआ, you could get a carbon plus one ion. ये दोनों बातें सारों को क्लियर है कि आयनाइजेशन चेंबर में क्या हो रहा है? Is this clear? Why is this clear? फैजान, तरीबा, क्लियर है सारा? So how did you get this? Acha, so the thing is, this is your ionization chamber. That's where the things mass spectroscopy start होती है. तो इस साइड को मैं रब कर देता हूँ कि when it collides with an electron beam, it could break into
lots and lots of pieces. एक सेकेंड इसको मैं डिलीट कर दूं. तो just a second. अच्छा, so focus on this thing, focus on this part कि क्या क्या पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. अच्छा, और उस चीज को फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये जो पूरा डायग्राम मतलब apparatus बना हुआ है ना, ये +2 प्लस हर तरह का आयन बन रहा है, +2 +3 -1 -2, लेकिन इट्स स्पेसिफिकली ट्यून्ड टू डिटेक्ट +1 आयंस. तो जो +1 फ्रैगमेंट्स बन रहे होंगे, जो +1 मॉलिक्यूलर आयन बन रहा होगा, सिर्फ उनको डिटेक्ट कर रहा होगा. अच्छा, फिर वो क्या करेगा, वो इन सारे पार्टिकल्स को, ऑल दीज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दिस आयनाइजेशन चेंबर बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, कैथोड स्पेसिफिकली, a beam is formed and all these particles are present in that beam. So you would have a CH2, Cl2 plus 1 ion that would be part of the beam. Then you would have all other ये fragments, छोटे छोटे जो fragments है ये भी उसमें होंगे. So there would be Cl plus 1, CH2 plus 1, जितने भी हमने Cl2 plus 1 कार्बन का फ्रैगमेंट हो सकता है. So you would have all these fragments in the beam as well. और ये सारे चार्ज पार्टिकल्स जो है ना, ये एक्सेलरेट हो रहे हैं. And where are they accelerating to? They're accelerating towards a magnetic field. So यहाँ पे ना there's a magnetic field. And what that magnetic field does is कि it deflects the particles. Charged particles, अगर physics पढ़ी हुई है थोड़ी सी, तो उसके अंदर पढ़ा होगा कि आपके जो charged particles होते हैं, they get deflected in the magnetic field. So when they reach that magnetic field, all of them, they start getting deflected in different directions. So they start getting deflected in different directions. और इस तरीके से ना, you will all sorts of, कुछ ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, कुछ कम डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, लेकिन all of them would be getting deflected by the magnetic field. अच्छा, अब ये जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, होपफुली एवरीवन नोस के मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे. अब ये जो डिफ्लेक्शन होगी, दैट वुड डिपेंड ऑन टू थिंग्स. इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा ना, उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी. बट इट्स गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. यानी अगर पार्टिकल हैवी होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगी, अगर पार्टिकल लाइट होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी. अच्छा, एनीवे, सिंस वी आर कीपिंग चार्ज कांस्टेंट, हमने जो बीम बनाई है ना, वो बनाई +1 आयंस की है, तो चार्ज इज कांस्टेंट, तो चार्ज इज नॉट अ फैक्टर. सारे पार्टिकल्स के ऊपर +1 चार्ज है. So the only factor on which the reflection depends on is the mass. It's inversely proportional to mass. Light particles will deflect more. ठीक है, light particles will deflect more and vice versa. अच्छा, now, और यहां से ना आप मास का आइडिया लगाते हो कि पार्टिकल की मास क्या है. दैट्स हाउ यू एक्चुअली मेजर द मास ऑफ ये जो प्योर टेबल जितनी एटॉमिक मासेस है, वो इधर से तो कैलकुलेट हुई है कि आप पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करते हो और देखते हो कि किस एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है. तो वो जो एंगल उसको आपने कैलिब्रेट किया होता है, उससे यू कैन गेट द आइडिया ऑफ द मास. कि मास अगर कम होगी तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, मास अगर ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन कम होगी. तो डिफ्लेक्शन से आप फिगर आउट करते हो कि व्हाट इज द मास ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक है, और रिलेटिव एटॉमिक मास में आप कार्बन की मास पता कर ले तो कार्बन के हिसाब से ना डिफ्लेक्शंस कंपेयर करते हो, और उससे आप बेसिकली फिगर आउट करते हो कि पार्टिकल्स की मास क्या है. सो इज दिस पार्ट आल्सो क्लियर? ये क्लियर है सारों को? नबीहा, सारा, मुस्तफा, इज दिस क्लियर? रियान, yes or no, is this clear? Yes, sir. अच्छा, सो जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया, मैं फिर से एक दफा गो थ्रू कर लूं
कि यू हैव एन आयनाइजेशन चेंबर, कोई भी सब्सटेंस कोई भी मॉलिक्यूल उठा के इसमें डालते हो वो आयनाइज कर जाता है, और या तो वो एक पूरा आयन बना देगा, द मॉलिक्यूल वुड बी इंटैक्ट, दैट्स कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर आयन, या फिर वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, दे वुड बी कॉल्ड फ्रैगमेंट्स। और फिर वो सारे पार्टिकल्स जो है ना वो एक बीम की फॉर्म के अंदर ना दे आर पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, so you would have all these fragments and all these molecular ion traveling, और जिसकी मास कम होगी वो कम डिफ्लेक्ट होगा, जिसकी मास कम होगी वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जिसकी मास ज्यादा होगी वो कम डिफ्लेक्ट होगा, सो यू वुड गेट लॉट्स ऑफ डिफ्लेक्शंस। और इधर ऑपोजिट साइड पे ना there would be detectors that would be detecting these charged particles। ठीक है, तो आपको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एंगल के ऊपर ना डिफरेंट पार्टिकल्स मिल रहे होंगे। नाउ द थिंग इज कि आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द मॉलिक्यूलर आयन फर्स्ट, कि लेट्स से so the first target is the molecular ion. Molecular ion would be the heaviest particle that you're going to detect, क्योंकि बाकी जो है वो उसके छोटे छोटे पीसेस हैं। So molecular ion is the heaviest particle that would be deflected, और इसकी सबसे कम डिफ्लेक्शन होगी। So let's focus on the heaviest particle के what information can we extract, मतलब इसका हमें कोई फायदा भी तो होना चाहिए, मैथ तो पता लग जाएगी, उसके अलावा हमें क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी इससे। So this is your molecular ion. So it's CH2 and Cl2 plus 1. Ab remember, mass spectroscopy is entirely dependent on the mass of the particle. और मसला ये कि जो molecular ion है ना ये एक mass का particle नहीं होगा। The problem is that Cl has two isotopes. So the reason we are focusing on Cl is that usually atoms have isotopes that are very very rare, इतने ज्यादा नहीं होते। Cl के केस में the isotopes are very abundant, कि periodic table अगर देखो ना तो Cl की atomic mass ही completely decimals में होती है, 35.5 होती है। So you have Cl which is 35 and you have Cl which is 37. So chlorine has two isotopes and they're very abundant, मतलब 75% chlorine 35 होता है and 25% is it's chlorine 37। अगर probability में जाना है, यानी 100 में से ना 75, अगर आपके पास 100 दफा आप क्लोरीन को देखोगे ना तो 75 of them would be 35 would have a mass of 35 and 25 would be having a mass of 37, यानी the probability is 3 by 4 and for this the probability is 1 by 4। 75 out of 100 is 3 by 4 and 25 out of 100 is 1 by 4। अच्छा, अब आ जाओ इस पे मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर, ये जो हमने बनाया हुआ था। अब इसकी एक मास नहीं होगी, इट्स गोइंग टू हैव 3 डिफरेंट masses। Why 3? कि कार्बन जो है ना वो 12 है, ठीक है, कार्बन यूजुअली 12 होता है, कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं ना 99% जो कार्बन होता है दैट्स 12, इट हैज अ मास ऑफ 12। तो कार्बन के जो आइसोटोप्स है ना दे काइंड ऑफ रेयर। हाइड्रोजन भी 1 ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स 1। तो सारी masses इकट्ठी करो तो एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन एंड देयर 2 Cls, and the 2 Cls could be, both of them could be 37, right? If both of them are 37, क्योंकि Cl के 2 isotopes हैं, it's either 37 or 35, तो इसको अगर आप सम अप करो तो कितना बनेगा, जस्ट कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। 37 क्या होगा, दैट वुड बी 74, 74 plus 2 that's 76, and 76 plus 12 is I think 88, कोई मुझे कंफर्म भी कर ले कि if this is true, so that is one option कि जो molecular ion है ना इसकी mass 88 है, ठीक है। Then there's another option which is कि the molecular ion could have a different mass। उसके अंदर क्या होगा, there's going to be 12 plus 1 carbon hydrogens, ठीक है, plus एक Cl37 है and the other one is 35। इसको टोटल
इसकी mass जो बनेगी ना, that would come out to be 86. It's coming out to be 86. So that's a molecular ion but with a different mass. And the third one is कि दोनों Cl जो है ना वो इसके अंदर 35 वाले हैं. So it's going to be 12. So this comes out to be 84. Just a second, ये hang हो गया board. चलो आगे. I said it comes out to be 84. So this molecular ion that we are talking about, the heaviest particle that you're detecting, वो actually एक particle नहीं है. It's actually three different particles, and it actually has three different masses. So there are three different particles having three different masses. So there's 88, there's 86, and there's 84. तो जब आप mass spectroscopy कर रहे होगे ना, तो उसके अंदर जो heaviest particles होंगे ना, पहले तीन जो आपको डिटेक्ट हो रहे होंगे, एक की mass 88 होगी, एक की mass 86 होगी और एक की mass 84 होगी. ठीक है, तीनों एक ही पार्टिकल होंगे, तीनों के तीनों ना, दे वुड बी CH2Cl2 प्लस, ये भी CH2Cl2 प्लस होगा. Molecular ion, this is also the molecular ion, CH2Cl2 प्लस. तो आपके जो हेवीएस्ट, उसके बाद बाकी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे, वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, तो वो सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे. यू वुड बी गेटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्रैगमेंट्स, ढेर सारे ना छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स. अभी हम उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे, हम हेवीएस्ट जो मॉलिक्यूलर आयन है ना उसको कंसिडर कर रहे हैं. अच्छा, तो रीजन के डिफरेंट मैसेज की क्लोरीन के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं. तो मॉलिक्यूलर आयन जो है यू विल गेट डिफरेंट पीक्स. अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन को ना लेबल करते हैं कि there's a labeling done. This is called the M peak, this is called the M+2 peak, this is called the M+4 peak. M stands for molecular ion. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर आयंस में ना जो सबसे छोटी पीक होती है, जिस मॉलिक्यूलर आयन की ना सबसे कम मास है, उसको आप M कहते हो. इसकी मास इससे 2 ज्यादा है तो दैट्स M+2. इसकी मास उससे 4 ज्यादा है तो इट्स M+4. तो वो इस तरह 84, 86, 88 कहने की बजाय ना, यू बेसिकली कॉल देम M+2, M+4 पीक्स. तो ये तीन आपको ना मॉलिक्यूलर आयन पीक्स मिल रही है. यहां तक सारों को क्लियर है? सारा, हकीक, तहारियान, अरीबा, इज दिस क्लियर? फजान क्लियर है? अच्छा, सो now moving to the next thing, इसका फायदा क्या है? Now your mass spectroscopy would kind of look like this. कि जब आपका रिजल्ट आ रहा होगा ना डिटेक्टर के ऊपर, आपके पास ना इस तरह करके ना एक ग्राफ बन रहा होगा. अच्छा, उस ग्राफ में इस साइड पे मास टू चार्ज रेशियो है. M/E इज बेसिकली मास टू चार्ज रेशियो. चार्ज मैंने कहा कि वो पहली कांस्टेंट है क्योंकि आप डिटेक्टिव +1 को कर रहे हो खाली. सो द चार्ज इज कांस्टेंट, masses vary कर रही है, different particles. So there would be a detection at 88. There's going to be a detection at 86. अच्छा, there's going to be a detection at 84. ये आपके molecular ions हैं, M+2 and M+4. ठीक है, the heaviest particles. And there would be hundreds of small particles getting detected. अब वो molecule किस तरीके से टूट रहे हैं, we don't know. But the molecules, lots of molecules would be breaking down into smaller and smaller pieces. So you would be getting all these detections. अच्छा, इसकी हाइट क्या कर रही है? हाइट बताती है कि कितने पार्टिकल्स डिटेक्ट हो रहे हैं. सो द वाई एक्सिस ओवर हियर, ठीक है, द वर्टिकल एक्सिस, दैट गिव्स यू द प्रोपोर्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स. कि कौन सा पार्टिकल कितना डिटेक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डिटेक्टर लगे हुए हैं और वो यही कर रहे हैं, वो
मेजर कर रहे हैं कि कौन सा पार्टिकल कितनी क्वांटिटी के अंदर डिटेक्ट हो रहा है। तो आपका जो मॉलिक्यूलर आयन है, द हेवीएस्ट पार्टिकल्स, वो भी एक पर्टिकुलर रेशियो में डिटेक्ट हो रहे होंगे। एंड द थिंग इज कि इधर आके ना हम थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि ये हमने डिस्कस किया था कि आपका जो CH2Cl2+1 आयन है ना, उसके अंदर दोनों क्लोरीन 37 भी हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऊपर मेंशन है। उसमें वन ऑफ द क्लोरीन कुड बी 37, द अदर वन कुड बी 35, और बोथ ऑफ देम कुड बी 35। तब इशू है कि 88 आने के चांसेस क्या हैं, बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 88? सो व्हाट यू गोइंग टू डू इज यू गोइंग टू यूज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पहला क्लोरीन जो है इसमें वो 37 है, एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो क्लोरीन 37। जब प्रोबेबिलिटी के अंदर ना अगर किसी ने थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी पड़ी है, जब एंड आ जाता है ना, तो उसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो रही है। 37 आने की चांसेस क्या है, दैट्स 1/4। और दूसरा 37 आने के चांसेस क्या है, दैट्स ऑल्सो 1/4। तो हमें दोनों 37 चाहिए। 88 लाने के लिए ना, वी वांट द फर्स्ट क्लोरीन टू बी, आई मीन इन दिस मॉलिक्यूल, एंड वी वांट बोथ क्लोरीन्स टू बी 37। So it would be chlorine 37 and chlorine 37, and the probability would come out to be 1/16। यानी 16 दफा अगर मॉलिक्यूलर आयन डिटेक्ट करोगे ना, तो उनमें से एक जो होगा ना वो 88 बनेगा। मतलब एक होगा जिसकी मास 88 होगी। अच्छा, व्हाट्स द चांसेस ऑफ गेटिंग 86? 86 के लिए यू नीड वन ऑफ द क्लोरीन्स टू बी 37। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं कि either the first of the chlorine is 37 and the other one is 35, or the first one is 35 and the second one is, and the second one is 37. अच्छा, now what's happening here is कि दो डिफरेंट इवेंट्स होंगे। क्लोरीन, अगर आपने ना मॉलिक्यूलर आयन की मास 86 लेके आनी है, इस पूरी चीज की मास अगर 86 लेके आनी है ना, तो उसमें एक क्लोरीन 37 होना चाहिए। तो या तो वो पहला वाला क्लोरीन 37 हो और दूसरा वाला 35 हो, या फिर पहला वाला 35 हो एंड द सेकंड वन इज 37। सो देयर टू डिफरेंट इवेंट्स। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि क्या होगा कि इट्स गोइंग टू बी 37 आने के चांसेस क्या है, दैट्स 1/4। 35 आने के चांसेस क्या है, दैट्स 3/4। और फिर और आ रहा है, और का मतलब है प्रोबेबिलिटीज ऐड होगी। और फिर पहला क्लोरीन 35 आने के चांसेस क्या है, दैट्स 3/4, and the second one should be 1/4. Now if you do your calculations correctly, this should come out to be equal to, I mean it's going to come out to be equal to, इसको थोड़ा साइड पे कर लें। अच्छा, it should come out to be equal to 6/16, I think। यानी 16 दफा अगर मॉलिक्यूलर डिटेक्ट करोगे ना, तो उनमें से 6 दफा ना you'll get a mass of 86 कि, और फिर लास्ट वन कि दोनों क्लोरीन 35 हो, तो मैच करेगी 84। अब उसके चांसेस क्या हैं? उसके चांसेस है कि पहला भी 35 हो, द फर्स्ट वन इज 35 and the second one is also 35, which basically means and आ रहा है, तो it's 3/4 into 3/4, which is 9/16। तो those are your three probabilities of getting the molecular ion। molecular ion की तीन different masses होंगी, 84, 86, 88। कौन सा पार्टिकल कितनी दफा डिटेक्ट हो रहा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फिगर आउट कर ली है। ये दोनों 37 आने के चांसेस क्या है, दैट्स 1/16। यानी 16 में से सिर्फ एक दफा ना, if you detect 16 of these, only one of them is going to have a mass of 88। फिर 86 उसकी mass, उसके chances क्या हैं? उसके लिए one of them is 37, the other one is 35, or the opposite, the first one is 35 and the second one is 37। तो उसकी probability that comes out to be 6/16, और फिर दोनों 35 आने के chances क्या हैं, 9/16। तो सबसे ज्यादा कौन सा पार्टिकल डिटेक्ट होगा, दैट्स गोइंग टू बी 84। सो आई एम गोइंग टू, ये जो 84, 86 और 88, इनका जो रिलेटिव अबंडेंस होगी ना, जो रिलेटिव डिटेक्शन होगी, सबसे ज्यादा चांस 84 डिटेक्ट होने का है। 86 वाला पार्टिकल रिलेटिवली कम होगा, और 88 वाला जो पार्टिकल होगा वो m+4 जो होगा, दैट वुड बी वेरी लेस। और क्या रेशो होगा, इट वुड बी 9:6:1। उनकी जो रिलेटिव हाइट्स होंगी ना, जो डिटेक्शंस होंगी, they would follow the probabilities that we just calculated।
कि 1/16 88 के चांसेस हैं, 6/16 86 आने के चांसेस हैं, एंड 9/16 84 आने के चांसेस हैं. So these would be your molecular ion peaks, and these would be your the relative ratios of the three peaks, कि कौन सा कितनी दफा डिटेक्ट होगा. तो ये समझ आया. रियाद, दुआ, तहा, फजान, मुश्तबा, कोई क्वेश्चन है मेरे से पूछो. ये बाकी को इज दिस क्लियर? अच्छा, सो अच्छा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब बस अब अगली चीज कर लेते हैं. इसका फायदा क्या हुआ हमें कि मतलब ये सब करने का, इतनी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करने का हमें फायदा क्या हुआ है? फायदा ये हुआ है कि अब रिवर्स में देखो कि हमें तो पता ही नहीं है कि मॉलिक्यूल क्या है. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली इज एन एनालिटिकल टेक्निक. वो फिगर आउट करते हैं कि मॉलिक्यूल है क्या. तो इमेजिन करो कि आप ब्लाइंड है, यू डोंट नो कि व्हाट दिस मॉलिक्यूल है. यू हैव नो आइडिया कि उसके अंदर एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, दो सीएल है. ठीक है. आपको जो आउटपुट आ रही है ना, वो ये आ रही है. मतलब आपको सिर्फ ये पता है. लेट्स इमेजिन कि हमें पता ही नहीं कि वो मॉलिक्यूल था कौन सा. ठीक है, तो रिवर्स में आप देख रहे हैं. तो ये जो डेटा गिवन है आपके सामने, ठीक है, 9:6:1 आ रहा है. M+2 और M+4 की हाइट, मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी की आपने स्क्रीन देखी और आपके सामने नहीं आ रहा है. ये जो चीज है ना, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि द मॉलिक्यूल कंटेन्स 2Cl. ठीक है, जब भी आपके पास ना स्क्रीन के ऊपर यू हैव दिस डेटा कमिंग इन, कि जो हेवीएस्ट पीक्स डिटेक्ट हो रही है ना, और उनका जो रेशियो है ना, दैट्स 9:6:1, दैट इंडिकेट्स दैट 2Cls आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. ठीक है, अब इमेजिन करो हमें मॉलिक्यूल का कोई आइडिया नहीं है कि मॉलिक्यूल है क्या. तो हमें तो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है. तो ये जब भी ये होगा ना 9:6:1, M+2 M+4 पीक्स, उसका मतलब ही ये है कि 2Cl है. क्योंकि ये जो रेशियो आएगा ना, दैट वुड ओनली कम इफ द मॉलिक्यूल हैज 2Cls और वो Cl की प्रोबेबिलिटी को फॉलो कर रहा है. ठीक है, दैट्स द ओनली वे यू गेट दीज रेशियोज. ठीक है, दैट्स वन थिंग. और फिर यही सब कुछ. अच्छा, तो Cl की क्वांटिटी जो है ना, आप डिटेक्ट कर सकते हो. और आप इसको फर्दर, हमें तो ऑब्वियसली हमने सिर्फ 2Cl तक रहना है. एक मॉलिक्यूल के अंदर ना नंबर ऑफ सीएल्स आप डिटेक्ट कर सकते हो बाय फिगरिंग आउट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज डिफरेंट मॉलिक्यूलर आयन पीक्स. ये आप प्रोबेबिलिटीज ना 3Cl के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप 4Cl के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो अगर आपको मॉलिक्यूलर आयंस का पीक का रेशियो पता है, यू कैन फिगर आउट द नंबर ऑफ सीएल्स. लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि व्हेन द रेशियो इज 9:6:1, दैट डेफिनेटली मीन्स कि there are 2Cls that are present in the molecule. अच्छा, इसी तरह एग्जैक्टली सेम. ठीक है, लेट्स डू एवरीथिंग एग्जैक्टली द सेम. ब्रोमीन का कर लेते हैं, क्योंकि ब्रोमीन के आइसोटोप्स भी ना बहुत अबंडेंट होते हैं. तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो डायग्राम होगा ना, उससे आप ब्रोमीन का भी पता लगा लोगे कितने, हाउ मेनी ब्रोमीन्स डू यू हैव इन द मॉलिक्यूल. सो लेट्स डू इट फॉर CH2Br2. ठीक है, 2 ब्रोमीन्स. ब्रोमीन्स, there are two types of bromines. One of them is 79 and the other one is 81. अच्छा, अगर प्योर टेबल देखो ना, उसमें ना कोई 79 लिखा हुआ है, ना 81 लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है उसका. एक्चुअली 80 वाला ब्रोमीन कोई भी नहीं होता. दैट्स द एवरेज. क्योंकि द चांसेस ऑफ गेटिंग दिस वन इज 50% and the chances of getting the other one is 50% as well. Equal probability. You might get 79, you might get 81. So bromine के isotopes बहुत ज्यादा abundant है, जिसकी वजह से जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, वो 80 देता है, क्योंकि एवरेज एग्जैक्टली 80 आ रही है. अच्छा, सो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज? 1/2. यानी दो पार्टिकल्स होंगे ना, तो उनमें एक 50% चांस है कि वो ब्रोमीन 79 हो, एंड देयर इज 50% चांस दैट इट इज 81. तो वही सब कुछ करोगे, आयन बनेगा, फ्रैगमेंट्स बनेंगे, मतलब CH2Br2+1 बन गया, दैट्स अ मॉलिक्यूलर आयन. वो बीम बनेगी. The beam is going to pass through the magnetic field and it would get deflected based on the mass of the particles.
and you would get many fragments. Fragments मैं ignore कर रहा हूँ अभी. Heaviest peaks क्या होंगी कि दोनों bromine अगर 81 हो तो it would be 12 plus 1 plus 1 plus both of them are 81. That would give you the heaviest. सबसे कम deflection होगी इस particle की. So क्या बनेगा 81 plus 81 that's 162 plus 14 that's 176. Correct me if I'm wrong. ठीक है. तो एक पार्टिकल बनेगा जिसकी मास होगी 176 होगी heaviest. Then you might get another particle which is 12 plus 1 plus 1 और उनमें से ना एक जो है ना that would be 79 and the other one would be 81. And this would come out to be इसकी mass 2 कम होगी that would be 174. And then you're going to have another one which is 12 plus 1 plus 1 plus dono 79 हो. So the mass would come out to be I think 172. अच्छा, so this one is your M peak, this is your M plus 2 peak और वो उससे दो ज्यादा है तो that's your M plus 4 peak. ठीक है, तो आपके पास डिटेक्टर के ऊपर ना 3 डिटेक्शंस आ रही होंगी हेवीएस्ट. ठीक है, मास टू चार्ज रेशो तो 174 है. हाँ नहीं 172 से स्टार्ट हो रही है. अच्छा 172, 174 और 176 और फिर बहुत सारे ना छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स. ठीक है, जो मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, ब्रेकिंग डाउन लॉट्स ऑफ फ्रैगमेंट्स वुड बी प्रोड्यूस्ड. अब प्रोबेबिलिटीज पे आ जाते हैं. दोनों ब्रोमीन्स 81 आने के चांसेस क्या है कि दोनों 81 हो. 81 आने के चांसेस 1/2 है. तो Br is 81 and the other one is also 81. So that is half into half and that gives you 1/4. यानी 1/4 चांस है कि चार पार्टिकल डिटेक्ट करोगे ना तो उनमें से एक जो होगा ना उसकी मास 176 आएगी. अच्छा अगला वाला कि एक 79 हो और the other one is 81. तो उसके दो इवेंट्स होंगे कि either the first one is 79 and the second one is 81 or the first one is 81 and the second one is 79. तो ये बनेगा हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ. हाफ इंटू हाफ और आ रहा है तो दैट्स द अदर इवेंट व्हिच इज आल्सो हाफ इंटू हाफ. तो ये एंड में ना इट कम्स आउट टू बी 2/4. ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 2/4. और फिर लास्ट वाला कि दोनों 79 हो तो दैट वुड बी Br 79 into and the other one is also 79. Now the probability is half into half, which would give you 1/4. तो रिलेटिव रेशो क्या आ रहा है डिटेक्शन का कि चार में से ना अगर एक पार्टिकल जो होगा चार में से एक पार्टिकल ये होगा तो ये होंगे एंड दिस वुड बी 1. ठीक है, 1:1 का रेशो आ रहा है. बीच वाली की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. 174 आने की प्रोबेबिलिटी चांसेस जो है दे आर वो डबल है दोनों से. तो आपका जो डिटेक्टर होगा उसकी जो अबंडेंस होगी रिलेटिव अबंडेंस इन पार्टिकल्स की there's going to be more deflection at this one middle one और रेशो क्या होगा it's going to be 1:1. 1:1 रेशो से ना वो डिटेक्ट हो रहे होंगे और फिर ढेर सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स डिटेक्ट हो रहे होंगे. तो अगर आपके पास M+2 और M+4 का ना अच्छा so the point is if you have an M+2 M+4 detection which looks like this तो वो इंडिकेट करेगा कि आपका जो मॉलिक्यूल है जो मर्जी मॉलिक्यूल है that contains 2 bromines. So that's one information that we are extracting. पहली ये कि जब भी आपके पास you have 9:6:1 that means कि 2 क्लोरीन्स प्रेजेंट है. ठीक है, आपके पास 3 different molecular ions मिल रहे हैं so that indicates there are 2 chlorines present and the other one is this one कि M+2 M+4 है. तो जैसे ये मास स्पेक्ट्रम आएगा ना आपको ये
पहले से पता लग जाएगा कि मॉलिक्यूल के अंदर ना दो ब्रोमीन्स हैं। ब्रोमीन वाला भी क्लियर है? मूसा क्लियर है? रियान, फातिमा, इज दिस क्लियर? अच्छा, और इस तरह, अच्छा ठीक है, इस तरह ना आप डिफरेंट और वेरिएशंस निकाल सकते हो। ये प्रोबेबिलिटी वाली बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम्स दे गिव यू क्वेश्चंस जहाँ पे ना आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि अगर इसका हम मास स्पेक्ट्रम करेंगे। जैसा एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इफ अ मॉलिक्यूल हैज वन ब्रोमीन एंड वन सीएल। ठीक है, ये आया था, तो आपको ऑन द स्पॉट ना कैलकुलेट करना पड़ा था कि जी क्या रेशो होगा। सो इफ अ मॉलिक्यूल हैज, अच्छा मेजॉरिटी टाइम ये बस ऊपर सिंपल क्वेश्चन आएगा कि दो ब्रोमीन है या दो क्लोरीन है। ठीक है, दैट्स वो आपको बस पता करना है। 9:6:1 है, दैट्स टू क्लोरीन्स। 1:1 रेशियो है, दैट्स टू ब्रोमीन्स। रेयर होता है लेकिन आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। इफ अ मॉलिक्यूल हैज वन सीएल एंड वन ब्रोमीन, अब क्या मसला होगा कि अब इसकी ना जो मॉलिक्यूलर पीक्स होंगी ना वो किस तरह, उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, उनकी रिलेटिव हाइट्स क्या होंगी। सीएल का हम पहले ही कर चुके हैं कि सीएल दो टाइप्स के हैं। इट्स आइदर गोइंग टू बी 35 और इट्स गोइंग टू बी 37, और दोनों की प्रोबेबिलिटीज भी याद रखनी है। दिस इज 1/4, दिस इज 3/4, उल्टा कह दिया। 75% 3/4 and the chances of this is 1/4. अच्छा, the other one is bromine। तो उस ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स हैं, वन इज 79, the other one is 81। अच्छा, उसके चांसेस क्या है? उसके दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, 1/2 1/2, राइट। अच्छा, सो इफ अ मॉलिक्यूल हैज वन सीएल एंड वन ब्रोमीन, फॉर एग्जांपल दिस इज द मॉलिक्यूल CH2, और एक सीएल है और एक Br है। ठीक है, एंड दैट्स इट, दिस इज द मॉलिक्यूलर आयन। उसकी बीम बनी है, मास स्पेक्ट्रम ने उसको, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड ने उसको डिफ्लेक्ट किया है। अब कितने मॉलिक्यूलर, फोकस ऑन द मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है, फ्रैगमेंट्स को इग्नोर करो। तो कितने डिफरेंट मॉलिक्यूलर आयन के पार्टिकल्स बनेंगे, उनकी कितनी डिफरेंट मैसेज होंगी। तो CH2, दैट्स 12+1+1। अब हेवीएस्ट जो होगा ना, दैट वुड बी के Cl37 हो एंड द ब्रोमीन इज 81। ठीक है, दैट्स द हेवीएस्ट। इसका जरा टोटल करो क्या बनेगा। 14, 81 प्लस, कैलकुलेटर निकाल रहा है, एक सेकेंड। या कोई मुझे बता दे। इट्स 12, ठीक है, +1+1 प्लस 81। अच्छा, दिस कम्स आउट टू बी 132। तो एक मॉलिक्यूलर आयन जो है उसकी मास जो है दैट्स 132, हेवी पार्टिकल है। अच्छा, द अदर वन इज, उसकी दो कॉम्बिनेशन होंगी, या तो 37 35 हो जाए एंड 81। ठीक है, और इट कुड बी द अदर वे अराउंड एज वेल, उसकी मास पे 2 कम हो जाएगी, दैट वुड बी 130। मतलब इसकी दूसरी वर्जन 130 की होगी, वही होगी कि इट वुड बी 12 +1+1 प्लस Cl37 है एंड द ब्रोमीन इज 79। दोनों केसेस में द मास वुड कम आउट टू बी 130। अच्छा, उसके बाद लास्ट वन इज कि 12+1+1, the Cl is 35 and the bromine is also the smaller one, 79, so this mass would be 128। तो वही पीक्स हैं, 3 पीक्स हैं, और कोई पीक्स नहीं होंगी। There's going to be an M peak, this would be called the, दो मास ज्यादा है तो M+2, और उसकी 4 ज्यादा है, that's M+4। अच्छा, similarly calculate the probabilities for getting these peaks, कि एक 37 और दूसरा ब्रोमीन जो है ना दैट्स 81।
So what's the probability of getting 37? 37 is 3 by 37 कम था, 1 by 4 था. And bromine 81 आने की probability क्या थी? That was 1 by 2. So this comes out to be 1 by 8. अच्छा, ये सेकंड वाले में होगा कि या तो एक Cl35 हो and bromine is the bigger one, 81, तब भी 130 आएगा, और Cl37 हो and the bromine is 79, तब भी 130 आएगा. तो ये इसमें और आ गए, दो डिफरेंट इवेंट्स आ गए. अच्छा, what are the chances of getting this? This would be 35 आने के chances क्या है? 3 by 4, और 81 आने के chances क्या है? That's 1 by 2, प्लस और आगे the other side Cl37 आने के chances, that's 1 by 4, और दूसरे के chances कितने होंगे? That would be, पता नहीं क्या है, 79 आने के chances 1 by 2 है. तो this is 1 by 8, this is 3 by 8, तो end में जो result आएगा that would be 4 by 8. ठीक है कि 8 इवेंट्स में से ना 4 दफा ना ये आने 130 आने के चांसेस है. The last one is कब बना था? जब Cl35 हो and bromine is 79. तो this would be 3 by 4 times 79 आने के चांसेस 1 by 2 है, so it comes out to be 3 by 8. तो आपके पास तीनों की प्रोबेबिलिटी आ गई. द प्रोबेबिलिटीज आ कि 8 इवेंट्स में से एक दफा इसके चांसेस है, 4 दफा इसके आने के चांसेस हैं, और आउट ऑफ 8 इवेंट्स 3 दफा इसके आने के चांसेस हैं. तो ये उनके ना डिटेक्शन होगी, रिलेटिव डिटेक्शन. इट वुड बी 1-4-3 का रेशो होगा. तो इफ यू डूइंग दिस, तो आपका जो मास स्पेक्ट्रम है ना इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, इसमें जो हेवीएस्ट पार्टिकल्स हैं एम पीक्स के 130, 132 एंड 134, इनका रेशियो क्या है? दैट्स 3-4-1. मतलब ये रिलेटिव हाइट्स होंगी 3, 4 एंड 1. तो दिस happens if 1 Cl and 1 Br are present. और फिर यहाँ पे ना वो ढेर सारी छोटी छोटी पीक्स होंगी फ्रैगमेंट्स की, कोई ज्यादा बनी होगी, कोई कम बनी होगी, randomly these are your fragments getting detected. Just focus on the molecular ion peaks. Focus on the M+2 and M+4 peaks. तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3:4:1 बनेगा अगर आपके मॉलिक्यूल में एक Cl और एक Br है. 1:1 बनेगा if the molecule contains 2 bromines, and it would be 9:6:1 if the molecule contains 2 chlorines. ठीक है? Is this clear to everyone? ये पहली चीज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की. ये क्लियर है सारा को सारा? दुआ, फातिमा, मुस्तफा, रियान, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें? अच्छा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, तो बस मैं सम अप कर रहा हूँ कि व्हाट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इज कि मास स्पेक्ट्रम अगर गिवन होगा ना, तो ये जो M+2 और M+4 का जो रेशियो है ना, बल्कि उसको मैं समराइज कर लेता हूँ इधर बॉटम के ऊपर. ठीक है, यहाँ पे ना एक उसकी समरी लिख देते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं. ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, बीच में ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत कैलकुलेट करनी आनी चाहिए ऑन द सेफ साइड. एक क्वेश्चन आया हुआ जिसमें, अच्छा, इफ 2 Cls present, so you're going to have M+2 and M+4 in the ratio 9:6:1. That's 1. If अगर एक ही Cl present है, तो फिर
m+2 रेशो होगा खाली, मतलब एक Cl होगा तो या तो वो 35 होगा या 37 होगा, तो मास के अंदर सिर्फ 2 का फर्क पड़ रहा होगा, और उसका जो रिलेटिव हाइट का रेशो होगा वो Cl की प्रोबेबिलिटी फॉलो करेगा, ठीक है, कि मतलब या तो Cl35 होगा या Cl37 होगा। अच्छा, देन इफ 2 bromines are present, so then your m+2 and m+4 peaks would be in the ratio 9:6:1, नहीं 1:1 था रेशो। अच्छा, फिर अगर सिर्फ और सिर्फ एक PR है तो या तो वो 79 होगा या वो 81 होगा, तो बस m+2 पीक बनेगी, और रेशो क्या होगा, 50-50 होगा, तो 1:1 होगा, ठीक है, या तो वो 79 होगा या 81 होगा, तो मॉलिक्यूलर आयन की मास 2 ही होंगी। अच्छा, फिर वो आखिरी जो हमने किया था, इट वाज कि इफ 1 Cl and 1 Br both are present in the molecule, तो तब आपका जो रेशो होगा दैट वुड बी m+2 and m+4, इनका जो हाइट का रेशो होगा मेरे ख्याल से वो आया था 3:4:1। तो ये चीज़ जो है ना आपको निकालने भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ है कि याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इससे फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एनालिटिकल टेक्निक है, इससे आपको मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हर एनालिटिकल टेक्निक बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता है, फिर आप उसके बाद जाके ना गेस वर्क करते हो कि मॉलिक्यूल की शक्ल कैसी होगी। सो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये एक बड़ी वाइटल इंफॉर्मेशन मिलती है, और अगली क्लास में ना फिर पढ़ेंगे कि और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए ठीक है, राइट प्रेजेंट एंड देन यू कैन लीव द क्लास, ठीक है, प्रेजेंट सारे लिखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।